स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी तथ्यों को। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था एक परिचय के बारे में। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स के। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियां आती हैं जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन आदि। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है। इसमें शामिल हैं निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। इसमें शामिल हैं परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं आदि। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2009 में उनकी पत्नी एस्थर डुब्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं देखते हैं 2024 के अनुसार। नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएस ट्रिलियन डॉलर में ये अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं। तो इस तरफ क्रम है, इस तरफ देश है, यहाँ पर जीडीपी दी गई है। पहला देश है अमेरिका, यहाँ की जीडीपी है 28.78, ये यूएस ट्रिलियन डॉलर में है। सेकंड स्थान पर चीन है, थर्ड पर जर्मनी, फोर्थ पर जापान है और भारत 5वें स्थान पर है। भारत का जो जीडीपी है ये है 3.94, यहाँ पर ये यूएस ट्रिलियन डॉलर में है। इसके बाद आता है यूके, फिर फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी संघ 10वें नंबर पर है। इनकी कितनी जीडीपी है ये आप स्वयं से देख सकते हैं। ये स्रोत है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2024 का। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को।
यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? वर्ष 2006-7 में 9.6%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। आर्थिक समृद्धि दर सॉरी आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? वर्ष 2006-7 में 9.6% थी। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है 7.8%। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था मॉरिस ने वर्ष 1976 में। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. कैसेल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिवर्ष गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आर्थिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई को प्रस्तुत किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में किस देश का प्रथम स्थान है? स्विट्जरलैंड का। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का विश्व में 134वां स्थान है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्ज़को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? तो ये है घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई से क्या तात्पर्य है? तो ये होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं C+I+G प्लस यहाँ पर ये X माइनस M। यहाँ पर इसके बारे में नीचे देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद जिसमें उपभोग C, सकल निवेश I, सरकारी व्यय Z, निर्यात X माइनस आयात यहाँ पर M है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं C प्लस कंज्यूमशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बराबर ये I है, Z बराबर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X बराबर एक्सपोर्ट, M बराबर इंपोर्ट है। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये है लगभग 46%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है तो ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन होता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई? सी रंगराजन समिति। जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? वर्ष 2011-12। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? V.K. राव द्वारा वर्ष 1931-32 में। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है? आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम। PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं आर्थिक नियोजन से संबंधित तथ्यों को। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर योजना पर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? प्रथम योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? PC महालनोबिस को। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? वर्ष 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़वाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? DR गॉडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था?
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? वर्ष 1975 में। नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में ये लिस्ट दी गई है, तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक तरफ योजना और अवधि है, एक तरफ इसके मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम योजना ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के मध्य इसकी अवधि है। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका अवधि है इसकी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के मध्य। इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास करना। तीसरी योजना इसका समय है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के मध्य। इसके मुख्य उद्देश्य थे खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, असमानता में कमी लाना। नेक्स्ट यहाँ पर एक 3 वर्षीय योजनाएं देखते हैं जिनका समय है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के मध्य। ये चौथी योजना है, इसका समय है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 के मध्य। नेक्स्ट है यहाँ पर ये चौथी योजना का समय है, इसका जो उद्देश्य है ये है विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना। नेक्स्ट है 5वीं योजना, इसका समय है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। इसका उद्देश्य है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और दूसरा है गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता लाना। नेक्स्ट यहाँ पर वार्षिक योजना लाई गई थी 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 के मध्य। इसके बाद आती है छठी योजना, इसका समय है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 के मध्य। इसका मुख्य उद्देश्य है निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आर्थिक संरचना का विकास करना। नेक्स्ट है 7वीं योजना, इसका समय है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके बाद दो 1 वर्षीय योजनाएं लाई गई, तो ये 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य था। इसके बाद आती है 8वीं योजना, इसका समय है अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के मध्य। इसका मुख्य उद्देश्य है शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। 9वीं योजना ये लाई गई 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के मध्य। कृषि एवं ग्रामीण विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। अन्य उद्देश्य हैं कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि लाना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं योजना इसका समय है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के मध्य। इसके मुख्य उद्देश्य हैं उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं योजना इसका समय है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के मध्य। बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। 12वीं योजना इसका समय है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य। तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास,
सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि, ये इसके उद्देश्य थे। तो ये लिस्ट देखी है हमने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। नेक्स्ट है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो ये है 7वीं। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया? 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास करना। छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानते हैं। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? धातु मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, हॉट मनी। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? सातोशी नाकामोतो ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? 30%। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपए को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर है उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा। विशेष आहरण अधिकार उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा का। मुद्रा पूर्ति की माप दी गई है तो ये देख लेते हैं। M1 बराबर होता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, यानी M1 बराबर होता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नकद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं संकीर्ण मुद्रा। M2 में होता है ये M1 वाला जो है ये पूरा M1 प्लस डाकघरों में जमा मांग जमा, और M3 में होता है M1, यहाँ पर M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं। M4 में शामिल होता है यहाँ पर ये पूरा M3, यहाँ पर ये पूरा M3 शामिल होता है। इसके बाद डाकघरों में कुल जमा मांग एवं सावधि जमा। तरलता की दृष्टि से क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा M1, M2, M3 फिर M4 आता है। तो ये मुद्रा पूर्ति की माप है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी से तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय के। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? पॉल एंजिग ने। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी कब जारी किया था? 1 नवंबर 2022 को। नॉन फॉन्जिबल टोकन से क्या तात्पर्य है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? नीदरलैंड में वर्ष नीदरलैंड में हुआ था और ये हुआ था 1609 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरलिन आयोग ने वर्ष 1914 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? 10,000 तक का। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? वैध मुद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शशिकांत दास 25वें हैं। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी गई है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना, 85 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1975 में। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? निगम उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों की वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? वाई.एच. मालेगाम समिति। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का रहा और उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रालय प्रेस स्थित है, तो ये है देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1955 में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? भारतीय स्टेट बैंक ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित किया है? एक्सिस बैंक ने। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों की लिस्ट देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक है, जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा
15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल में। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। फिनेजी, लेड बॉक्स, लेडन क्लब, रूपी सर्कल, फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? सिक्किम एवं गोवा में। भारत के किस व्यावसायिक बैंक कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत किया? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो ये है नायक समिति। इसका गठन किया गया 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? तो ये है नरसिम्हम समिति। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। गैर निष्पादक परिसंपत्ति से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये है ऋण वसूली प्राधिकरण। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूक करता। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? झोंग, पंजाब में। बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? ए डी गोरा वाला समिति की संस्तुति पर वर्ष 1952 में। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो ये देश में पत्र मुद्रा पेपर करेंसी का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्वयं सहायता समूह। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति के बारे में। वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु की मांग, यहाँ पर प्लस वस्तु की मांग अगर ज्यादा है और प्लस वस्तु की आपूर्ति कम है तो बराबर वस्तु की कीमत बढ़ेगी, यानी मुद्रास्फीति होगी। भारत में मुद्रास्फीति दर की मांग किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2011-12। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक WPI भारतीय
रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कर दिया गया है। वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? सावधि जमाओं का। प्रमुख समूह दिया गया है, इस तरफ प्राथमिक वस्तुएं हैं, यहाँ पर ईंधन एवं ऊर्जा है, यहाँ पर विनिर्मित वस्तुएं हैं। इस प्रकार इस तरफ दिया गया है वस्तुओं की संख्या 2004-5 है, यहाँ पर इस तरफ 2011-12 है, यहाँ पर इस तरफ भारांश दिया गया है, कितना भारांश होता है, भार का अंश होता है, तो 2004-5 का है और यहाँ पर 2011-12 का दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक वस्तुओं की संख्या 2011-12 में 117 है, ईंधन एवं ऊर्जा की संख्या 16 है, विनिर्मित उत्पाद की संख्या 564 है और टोटल है 697। भारांश आप यहाँ पर ये स्वयं से इसे देख सकते हैं, इसका भार का अंश का कितना प्रतिशत है। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति को ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना। साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण। अस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट आती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें से प्लस माइनस 2% का अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। स्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों का। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 2 माह के उपरांत। नकद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। रेपो दर का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है शोधनीय ऋण पत्र। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? रिजर्व बैंक द्वारा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? आधार दर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के कीमतों के आधार पर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया गया था? सौमित्र चौधरी समिति की। वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभिजीत सेन को। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर बेस रेट
आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात CRR। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है रिवर्स रेपो दर। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं सामूहिक तरल अनुपात, सामूहिक तरलता अनुपात कहते हैं SLR। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हम समिति ने क्या सुझाव दिया था सामूहिक तरलता अनुपात तथा नगद आरक्षित अनुपात कम करने का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है रिजर्व बैंक का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं फ्लोटिंग दर ऋण। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के प्रभाव देखते हैं तो एक तरफ वर्ग क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ प्रभाव है मुद्रास्फीति का, एक तरफ मुद्रा संकुचन का। तो ये लंबी सी लिस्ट है, ये यहाँ हम कवर कर लेते हैं। मुद्रास्फीति के उत्पादक को मुद्रास्फीति से लाभ होता है और मुद्रा संकुचन से हानि होती है। उपभोक्ता को मुद्रास्फीति से हानि होती है और मुद्रा संकुचन से लाभ होता है। ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, मुद्रा संकुचन से हानि होती है। ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि होती है, मुद्रा संकुचन से लाभ होता है। निर्यात में मुद्रास्फीति से कमी आती है और मुद्रा संकुचन से वृद्धि होता है। आयात में मुद्रास्फीति से वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन में कमी आती है। सार्वजनिक बजट, सार्वजनिक बजट का मुद्रास्फीति पे प्रभाव पड़ता है कि कमी होती है और मुद्रा संकुचन में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय में मुद्रास्फीति होने पर वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन आने पर कमी होती है। स्थिर आय समूह पर मुद्रास्फीति के समय हानि होती है और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। परिवर्तनशील आय समूह पर मुद्रास्फीति के समय लाभ होता है, मुद्रा संकुचन के समय हानि होती है। व्यापारी वर्ग पर मुद्रास्फीति से लाभ होता है और व्यापारी वर्ग को मुद्रास्फीति से लाभ होता है और मुद्रा संकुचन पर हानि होती है। पेंशन भोगी वर्ग को मुद्रास्फीति से हानि होती है और मुद्रा संकुचन पर लाभ होता है। तो ये कुछ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। भारतीय वित्तीय बाजार इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में देखते हैं। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं वित्तीय बाजार कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार के लिए मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋण की परिपक्वता अवधि कितनी होती है अल्पकालिक 1 वर्ष से कम अवधि की। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है लंदन मनी मार्केट को। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है शेयर और डिबेंचर को। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 ने। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं दीर्घकालिक 1 वर्ष से अधिक। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती हैं बॉन्ड। सार्वजनिक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है सऊदी अरामको। बुलिश और बेयरिश अवधारणा किससे संबंधित है शेयर बाजार से। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना वर्ष 1602 में हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड में की गई थी। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है खुदरा विक्रय संगठन। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है कुशलता में विकास। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है विकास बैंक के रूप में। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था एडम स्मिथ व रिकार्डो जे के गलब्रेथ ने। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह
किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? उपभोक्तावाद की ओर। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदारों को। भारत के विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं, स्टॉक कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से क्या आशय है? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए। S&P 500 किससे संबंधित है? बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC तथा IDBI है। BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? 25। KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? तो ये है सेबी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? बीमा से। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1998-1999 में। इन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? क्रिसिल। स्थापना हुआ था 1987 में। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संस्था सहयोग निधियों का नियमन करती है? सेबी। सेबी अधिनियम सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दिया गया है, एक तरफ स्थापना है, एक तरफ मुख्यालय है। पहला है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। S&P स्थापना हुआ था 1860। 1941 में पुनर्संगठन किया गया। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये है मूडीज। स्थापना 1909 में हुआ, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट है फिच। स्थापना 1914 में हुआ, मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं लंदन में है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर LIBOR यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को कब समाप्त कर दिया गया? वर्ष 2021 में। लिबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जा रहा है। ISO 9001/2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? मल्होत्रा समिति। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को
रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? सेबी को। निक्की किससे संबंधित है? टोक्यो, जापान स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से। विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक की ये लिस्ट दी गई है, तो ये लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरफ देश है, एक तरफ संवेदी सूचकांक है। यहाँ पर देश है, इस तरफ संवेदी सूचकांक है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का संवेदी सूचकांक, ये है NASDAQ। ब्राजील का है वोविस्पा, VOVESPA। ऑस्ट्रेलिया का है ये ऑल ऑर्डिनरीज। दक्षिण कोरिया का पोस्पी। ये चीन का है संघाई कंपोजिट। ये सिंगापुर का है स्ट्रेस टाइम। फ्रांस का है CAC। जर्मनी का है डैक्स। इटली का है मिबटेल। जापान का है निक्की। हांगकांग का है होंगसेंग। ब्रिटेन का है FTSE। इनका उच्चारण और नाम आप स्वयं से भी देख लीजिएगा। ये विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक की लिस्ट है। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। कर संरचना टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे कर यानी टैक्स कहते हैं। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। सरकार की आय के सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो यह है आय कर से 19%, वस्तु एवं सेवा कर से 18%, निगम कर से 17%। बजट 2024-25 के अनुसार सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहां और कब लगाया गया? बिहार में 1938 में। शराब पर उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस उपबंध पर होता है वह क्या कहलाता है? कराघात। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा वर्ष 2005 में। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैच का समावेश कब किया गया? वर्ष 1996-97 में। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 279A में। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? KN राज समिति ने 1972 में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 10 लाख रुपए। भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? आयकर। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को एक वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024, अंतरिम बजट 2024-25 में 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर, कस्टम ड्यूटी के रूप में। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने किया था? केलकर समिति ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर सेस कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष कर। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर NK सिंह को। व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सिन कर। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1994-95 में।
कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार, सरचार्ज। बजट 2024-25 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? 75,000 रुपए। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 41%। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? कनाडा। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? फ्रांस ने 1954 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया? एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वाले की पहचान करता है? गार्ड। जनरल एंटी एवाइडेंस रूल गार्ड। लैफर्ड वक्र क्या प्रदर्शित करता है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के। भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? असीम दास गुप्ता समिति की। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आर.जे. चेलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस का गठन कब किया गया था? वर्ष 1963 में। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमसे ने। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफ वन सीमेंस ने 1918 में। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकर एवं अधिभार। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर किल्डार ने। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोड वैट तथा सिन वैट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? बिक्री कर, व्यापार कर, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? वर्ष 2005-6 में। करदाताओं की पहचान हेतु स्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये प्रोफेसर राजा जे चेलैया समिति ने। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को पाइगोवियन कर कहते हैं। बजट एवं राजकोषीय नीति से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? R.K. खडमुखम शेट्टी के द्वारा। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुपात किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा।
भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 से 63 में भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? वर्ष 2017-18 के बजट से। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पॉयर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट में भी यानी 1979 ईस्वी में अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने किया था? विवेक देवराय समिति। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये है मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं, फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1920-30 की बृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वीपी सिंह के द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय। केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, प्रारंभिक घाटा। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुख बजट आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2005 में। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख रुपए। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? 15%। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पूंजीगत व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 11,11,111 करोड़ रुपए का कुल जीडीपी का 3.4%। बजट 2024-25 में कृषि और बागवानी
फसलों की उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल कितनी किस्में जारी करने की घोषणा की गई है? कुल 32 फसलों की 109 किस्मों में। केंद्रीय बजट के अनुसार ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाएगा। इस योजना की पात्रता सीमा कितनी रखी गई है? 1 लाख मासिक। बजट के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक कितनी राशि के प्रतिपूर्ति की घोषणा किया है? 3,000 रुपए प्रति माह। केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की गई है? 20 लाख 5 वर्षों में। बजट 2024-25 में युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु कितनी राशि की ऋण वित्तीय सहायता की घोषणा किया गया है? 10 लाख। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना हेतु केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई? 3 लाख करोड़। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु बजट 2024-25 में कौन सी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। केंद्रीय बजट में मुद्रा योजना की तरुणा क्षेत्र के अंतर्गत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए। बजट 2024-25 में किन 2 मंदिर कॉरिडोर के विकास हेतु सहायता प्रदान करने की घोषणा किया गया है? विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर बिहार के। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? वर्ष 2011-12 के बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि का। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1936 से। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया है? 4.9%। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला के। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया? 1985 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 20 है। भारत के सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? 18.3%। वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत की कृषि साख एग्रीकल्चरल क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? तो ये है नेफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60% का। बजट 2024-25 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2008 में। 1 हेक्टेयर से कम भूमि कृषि भूमि कहलाता है, जिसे सीमांत जोते कहते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण कार्यक्रम के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? 57.8%। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? विश्व बैंक द्वारा। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007-8 में। कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये शॉर्ट नेम है इसका, CACP। ये वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 23 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। 23 में यहाँ पर 22+1 है ये, जिसमें से जो शामिल फसलें हैं ये हैं 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? भारतीय खाद्य निगम है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्रकृति होती है दीर्घकालिक। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? 142%। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा किया गया था? लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा वर्ष 1965 में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2011-12 में। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित रही है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? HDFC बैंक ने। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये रांची के गेतल सूद में है। प्रमुख कृषि संस्थान और उनके स्थान देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद जो है ये गुजरात में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है।
राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसर हट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम संस्थान रांची में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख भारत के कृषि संस्थान हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में। व्यवसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यवसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जा रहा है, तो ये है कृषि क्षेत्र का। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी को। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है? तो ये है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, शॉर्ट नेम है इसका BIFR। ये किससे संबंधित है? तो ये रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। औद्योगिकी नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो टोटल 6। ये है कोयला, लौह इस्पात, वायु निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना होगा? तो ये होगा 19,700 करोड़। वर्ष 2023 तक 5 MMT प्रति वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य है। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। निजीकरण से क्या आशय है? निजीकरण से क्या आशय है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण करना। भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये है यमुनानगर हरियाणा, बल्लारपुर महाराष्ट्र तथा कमलापुरम तेलंगाना का। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन टैक्स एवेशन पर प्रतिबंध लगाना है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आबिद हुसैन समिति ने। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? उद्योग अधिनियम 1951। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखानों की लिस्ट दी गई है, तो ये देख लेते हैं।
एक तरफ स्थापना वर्ष है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ स्थान है। कुल्टी का लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है, स्थापना 1870 में हुआ। सागची ये झारखंड में है, स्थापना 1907 में हुआ। हीरापुर पश्चिम बंगाल में है, 1908 में इसकी स्थापना किया गया। भद्रावती कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1823 में हुआ। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1937 में हुआ। तो ये सभी स्वतंत्रता के पहले स्थापित लौह इस्पात के कारखाने हैं। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई? दिसंबर 2009 में। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? बेंगलुरु को। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2006 में। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? भारत में। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये है कपड़ा उद्योग। भारत में लघु, स्तरीय व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को 2004-5 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? 2011-12। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था? SVS राघवान की अध्यक्षता में। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? मासिक आधार पर। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? आर्थर सी क्लार्क को। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है अर्जुन सेन गुप्ता। सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति से। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दिया है? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम पर। नायक समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगराजन समिति ने। किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो यह है 1991-92 से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL किससे संबंधित है? वायुयान के उत्पादन से। नेक्स्ट लिस्ट दी गई है स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र की। तो ये लिस्ट देखते हैं। एक तरफ इस्पात संयंत्र है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, एक तरफ स्थापना में सहयोगी देश है। ऊपर हमने स्वतंत्रता से पहले देखा था, ये स्वतंत्रता के पश्चात के हैं। राउरकेला ओडिशा में है, इसकी स्थापना 1955 में जर्मनी के सहयोग से किया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। और बोकारो झारखंड इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना 1964 में पूर्व सोवियत संघ की सहयोग से किया गया। तो ये स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिकंदरी बिहार में की गई थी। अब देखते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की
पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं हो, गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक। लॉरेंस वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? क्रमशः मैक्स ओ लॉरेंस ने वर्ष 1905 तथा कोरेडो गिनी ने 1912 में। वर्ष 1989 में लकड़वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत गरीबी की माप के लिए। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नक्से द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में। एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है? परिवार को। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? संरचनात्मक। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट कब पारित किया गया था? 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952 में। अत्यधिक कुपोषण मल न्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो ये है मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम एनएसएसओ द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित हैं। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 1982 में। नेक्स्ट है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 52% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो ये है बिहार में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, इसके बाद ओडिशा में। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेंद्र कुमार डे को। भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री रहे हैं ये। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। गरीबी के आकलन से संबंधित कुछ समितियां हैं, तो ये हैं डॉक्टर वाई के अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, लकड़वाला समिति, सी रंग राजन समिति। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकाला गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रति रक्षण से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? 0.5%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1983 में। एड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2001 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड द्वारा। जवाहर रोजगार योजना
किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? हिम्बली, महाराष्ट्र का। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है? वर्ष 2022 तक। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारत में अच्छे पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? वर्ष 2015 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? भारत में। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार का। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया है? अलग समिति ने। यदि कोई व्यक्ति प्रति दिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना किया गया? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजिन मेयर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई है? हैरी डी व्हाइट USA के। IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में से कौन शामिल है? अमेरिका का 17.43 हिस्सा है, जापान का 6.47 व चीन का 6.40% है। भारत के राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? विश्व बैंक द्वारा। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। 5 नए सदस्य देश हैं मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई।
सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। व्यापार सुगमता का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब प्रारंभ किया था? जून 1946 को। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किस संस्था से संबंधित है? विश्व बैंक समूह। कौन सी संख्या विश्व के निर्धनत राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो ये है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA। भारत किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? 1945 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? 2.76% एवं 2.64%। भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को यहाँ पर होगा को अनुकूल बनाने के लिए सहायता यानी ऋण प्रदान करना। विशेष आहरण अधिकार SDR का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जाता है? स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था कराना। एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? वित्त मंत्री। विशेष आहरण अधिकार SDR के अंतर्गत कौन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। इसमें शामिल हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र का क्या कार्य है? यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवास विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा है? UNDP ने। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड शॉर्ट नेम गेट का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1948 में जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? गेट की उरुग्वे चक्र की वार्ता में। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? एक एनगोजी ओकोंजो-इवेला। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था? 1995 में। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता से है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या-क्या सम्मिलित है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन से। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996 को। संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 17वें संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक इसमें शामिल है ब्राजील, रूस, भारत व चीन में। दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष शामिल किया गया? 2011 में। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? रूस की। न्यू विकास बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष हैं KV कामत। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? संघाई में। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लॉस श्वाब।
विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। ये हैं कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग 2001 में गोल्डन मैन सैस के जिम ओ नील द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की लिस्ट दी गई है। तो ये लंबी सी लिस्ट है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर इसे डिटेल से देख लेते हैं। एक तरफ इसमें संगठन दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, एक तरफ मुख्यालय है, एक तरफ सदस्य संख्या है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 189 सदस्य हैं। इसका नवीनतम सदस्य है नौरू। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। स्थापना 1945 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके सदस्यों की संख्या 190 है और नवीनतम सदस्य है अंडोरा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO। स्थापना 1995 में हुआ। मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्यों की संख्या है 166। नवीनतम सदस्य है इसका तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD। इसकी स्थापना 1964 में किया गया। मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्यों की संख्या है 195। एशियाई विकास बैंक ADB। इसकी स्थापना 1966 में हुआ। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसमें सदस्यों की संख्या 68 है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान। इसकी स्थापना 1967 में किया गया। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। सदस्यों की संख्या 10 है। ये हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। नेक्स्ट है नाफ्टा। स्थापना 1994 में किया गया। इसका मुख्यालय ओटावा, मेक्सिको सिटी, वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 3 देश इसके सदस्य हैं। ये है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। नेक्स्ट है एपेक। इसकी स्थापना 1989 में हुई। मुख्यालय इसका सिंगापुर में है। इसके सदस्य हैं 21। नवीनतम सदस्य है वियतनाम। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। EEC का ये परिवर्तित रूप है। इसके मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें सदस्यों की संख्या 27 है। नेक्स्ट है मर्कोसुर। इसकी स्थापना 1995 में हुआ। मुख्यालय मोंटेवीडियो में है। सदस्य 5 हैं। ये हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला। यह दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट है ओपेक। इसकी स्थापना 1960 में किया गया। मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में है। इसमें सदस्यों की संख्या 12 है। ये हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो व गैबन। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO। इसकी स्थापना 2001 में किया गया। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसमें 10 देश हैं इसके सदस्य। ये हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान व बेलारूस। नेक्स्ट है दक्षेस या फिर सार्क। इसकी स्थापना 1985 में किया गया। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसके सदस्य देश हैं 8। ये हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग संगठन विकास संगठन OECD। स्थापना 1948 को किया गया। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य हैं 38। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना 1945 में किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या 194 है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। स्थापना 2015 में किया गया। मुख्यालय संघाई, चीन में है। सदस्य हैं 9। ये हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे व मिस्र। नेक्स्ट है एशियाई क्लियरिंग यूनियन। इसकी स्थापना 1975 में किया गया। मुख्यालय तेहरान में है। सदस्य हैं 9। ये है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान, मालदीव व म्यांमार। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। इसकी स्थापना 1945 में किया गया। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्यों की संख्या है 193। दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य है। नेक्स्ट है G7। इसकी स्थापना 1975 में किया गया। इसमें 7 देश हैं। ये हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान,
संयुक्त राज्य अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है G15, स्थापना 1989 में हुआ, इसमें 17 देश हैं, ये विकासशील देशों का संगठन है। नेक्स्ट है G20, इसकी स्थापना 1999 में हुआ, इसमें 19 यानी देश शामिल हैं, ये हैं औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्थाएं तथा यूरोपीय संघ का समूह एवं अफ्रीकी संघ है इसमें। तो ये हमने लिस्ट देखी है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। नेक्स्ट अब देखते हैं वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक 2022 से 24 के बारे में। एक तरफ रिपोर्ट सूचकांक है, यहाँ पर कौन जारी करता है, कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था है, उसके बारे में है। शीर्ष स्थान वाले देश यहाँ पर है, इस तरफ निम्नतम स्थान वाले देश है, यहाँ पर भारत का क्या स्थान है। पहला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इसे जारी किया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। इसके शीर्ष 5 देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, और जो निम्नतम देश वाले हैं, निम्नतम संख्या पर देश है, ये है 143 नंबर पर है अफगानिस्तान, इसके बाद लेबनान, लेसोथो, सिएरा लियोन, कांगो गणराज्य। भारत का स्थान है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126वां, 2023 में भी भारत 126वें स्थान पर था। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क तथा इनसीड। और इसमें के जो शीर्ष 5 देश हैं, ये हैं 2023 की रिपोर्ट है, ये इसके शीर्ष 5 देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, और निम्नतम देश है 132 नंबर पर है अंगोला, ये लास्ट में है। इसके बाद आते हैं नाइजर, बुरुंडी, माली और गिनी। भारत का स्थान है इसमें 40वां, मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत का शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, ये जारी करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्षक है इसका गतिरोध को तोड़ना, एक ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना करना। इसके जो टॉप 5 देश हैं, ये हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, डेनमार्क और स्वीडन, और लास्ट के 5 देश हैं 193 नंबर पर है सोमालिया। इसके बाद आता है दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नाइजर और चाड। भारत का स्थान है 134। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसे जारी करते हैं द हेरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका से। टॉप 3 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। नीचे के देश हैं 3, 176 नंबर पर है उत्तर कोरिया, इसके बाद है क्यूबा, वेनेजुएला। भारत का स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 131वां। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2024, इसे जारी करते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। टॉप 5 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। लास्ट के देश हैं 55 नंबर पर है वेनेजुएला, इसके बाद है रूस, अल्जीरिया, पाकिस्तान, कुवैत। भारत का स्थान है 42। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, इसे जारी करते हैं विश्व आर्थिक मंच। टॉप 5 देश हैं इसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। लास्ट के देश हैं 146 नंबर पर है सूडान, इसके बाद है पाकिस्तान, चाड, ईरान और गिनी। भारत का स्थान है 129। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसे जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 5 देश हैं आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। लास्ट के देश हैं 163 नंबर पर है यमन, इसके बाद है सूडान, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन। भारत का स्थान है 116। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024, इसे जारी किया IMD बिजनेस स्कूल ने। टॉप 5 देश हैं इसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, हांगकांग, और लास्ट के देश हैं 67 स्थान पर है वेनेजुएला, इसके बाद अर्जेंटीना, घाना, नाइजीरिया, पेरू। भारत का स्थान है 139। तो ये लिस्ट है वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक 2022 से 24 की। बाकी आप ये सभी रिपोर्ट 2025 से करंट से भी कवर करिएगा। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा, तो ये होगा 0। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी, और संरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए। ISO 14001 एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो
प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने किया था? ए.ओ. हॉर्समैन ने। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र कुमार सीकरी। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? जनसंख्या को। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमल जालान। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लू प्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की थी। माराकेश संधि किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सेम फिक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई है? राजस्थान वित्त निगम द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मेडल ने। व्यवसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रगामी व्यय से संतुलन प्रगामी कराधान। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? आईटीसी ने। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? स्फीति के साथ। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बी.एस. मिन्हास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? जुलाई 1982 में। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे टिन बर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने किया था? प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में। किसने किया था? प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्था क्रैकर संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? पानीपत हरियाणा में। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंध्रा में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? डाकघर से। भारतीय पेटेंट कानून इंडियन पेटेंट लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई थी? गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया था? 2007 में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2003 में। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। राजकोषीय घाटे का क्या दुष्प्रभाव होता है? मुद्रास्फीति का बढ़ना एवं सरकार के ऋण भार में वृद्धि होना। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? अर्ध सामंतवादी। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने किया था? विजय केलकर समिति ने मार्च 2004 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया था? 23 दिसंबर 2019 को।
गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? जे एम कीन्स। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 में इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1776 में। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र का पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? उत्पादन के दृष्टिकोण पर। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारणों में क्या शामिल होता है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। आर्थिक विकास के क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर तथा क्लार्क। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो रही हो न लाभ हो रहा हो। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक देखते हैं। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसटीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट राशि, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार के भारत के घटक हैं। विलियम डी नार्डहाउस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें।